तो मित्रों, विषम दिन की अवधारणा में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन। तो 100 वर्षों में अगर विषम दिन निकालना है तो अगर इन 100 वर्षों में कितने लीप हैं और कितने साधारण हैं यह पता चल जाए तो साधारण और लीप का विषम दिन हमें ज्ञात है तो आसानी हो सकती है। तो आपको पता है कि हर चौथा वर्ष लीप होता है, इसका मतलब इस 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता है कि 100वां वर्ष जो है एक शताब्दी वर्ष है, ये 4 से नहीं 400 से कटना चाहिए, 400 से कट नहीं रहा है, इसका मतलब 100वां वर्ष अधिवर्ष नहीं है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो साधारण वर्ष की संख्या कितनी होगी? 100 में से 24 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 76। अब आपके 100 में 24 लीप वर्ष हैं और 76 साधारण वर्ष हैं, तो आपको पता है कि एक लीप वर्ष का विषम दिन होता है 2 और एक साधारण वर्ष का विषम दिन होता है 1। तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 76 में 1 से मल्टीप्लाई करें। 24 दूना 48, 76 एक 73, दोनों को जोड़ दें। 8 6 14, 7 4 11 1 12। अब 100 वर्षों में कुल टोटल कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। तो इसमें हम क्या करें? 7 का भाग दे दें। 7 का भाग देंगे तो 7 एक 7, 7 49, शेष कितना प्राप्त हुआ? 5। तो आप कह सकते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है? 100 वर्षों में विषम दिन होता है 5। अब इसी आधार पर हम 200 वर्षों का निकाल सकते हैं। तो 200 वर्षों में 100 कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार सम्मिलित है। तो 200 बराबर होगा 100 प्लस 100। तो आपको पता है कि 100 वर्ष का विषम दिन कितना? 5। फिर अगले 100 वर्ष का विषम दिन कितना? 5। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 7 से ज्यादा है तो 7 का भाग दे दें। 7 का भाग देंगे, 7 एक 7, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 200 वर्षों का विषम दिन कितना होता है? 3 होता है। इसी प्रकार अगर हम 300 वर्षों का विषम दिन ज्ञात करें तो 300 वर्षों में 300 बराबर होगा 100 प्लस 100 प्लस 100। इस 100 वर्ष का विषम दिन 5 5 5। और अगर हम टोटल इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, शेष कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि 300 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 400 वर्षों का विषम दिन देखते हैं। चार 100 बराबर 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अब इस 100 वर्ष का विषम दिन 5, इस 100 वर्ष का विषम दिन 5, 100 वर्ष का विषम दिन 5, लेकिन इस अंतिम 100 वर्ष का विषम दिन 6 होगा। अब आप पूछेंगे कि अंतिम 100 वर्ष का विषम दिन 6 क्यों? तो आपको पता है कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष अधिवर्ष नहीं होता है, लेकिन 400वां वर्ष क्या होता है? अधिवर्ष होता है। तो अगर अधिवर्ष होता है तो वहां पर 100 वर्ष में 25 अधिवर्ष होगा। तो इस तरह से टोटल योग हो जाएगा 5 10 15 और 6 21। और इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, क्या आ जाएगा? 0। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि 400 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो अगर हमने देखा कि 100 वर्ष का विषम दिन कितना है? 5 है। 200 वर्षों का विषम दिन कितना है? 3 है। 300 वर्षों का विषम दिन कितना है? 1 है। और 400 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर अब इन चारों की स्थिति हमें ज्ञात है तो इसके आधार पर आगे हम किसी भी स्थिति का विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि 500 वर्षों का विषम दिन कितना होगा, तो 500 वर्षों का विषम दिन का मतलब 500 बराबर होगा 400 प्लस 100, 400 प्लस 100।
तो 400 का विषम दिन कितना होगा? 0 होगा। 100 का विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 500 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। तो आइए उदाहरण स्वरूप एक और देखते हैं। जैसे हम कहें 1700 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? 1700 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? तो आपको पता है कि 1700 का मतलब है 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 100। तो इसका विषम दिन 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस आधार पर हम आगे कितने भी 100 वर्षों का विषम दिन ज्ञात करना हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के जब विषम दिनों को हमने ज्ञात किया तो उसके आधार पर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए, जिसके आधार पर कई प्रश्नों को उत्तर देने में हमें आसानी होती है। तो इसी आधार पर 100, 200, 300 और 400 वर्षों के जो विषम दिन हैं, इनके आधार पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कैलेंडर की शुरुआत में हमने आपसे बताया, आपके कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से हुई। इसका मतलब है कि अगर 1 तारीख को सोमवार है, मंडे है, तो यह शताब्दी का पहला दिन है। तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो जैसा आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 तारीख से लेके 100वें वर्ष का अंतिम दिन तक टोटल कितना है? 100 वर्ष है। और इस 100 वर्ष का विषम दिन कितना है? 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सोमवार से 5 दिन चलें तो इस शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात किया जा सकता है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, अर्थात पहली शताब्दी का पहला दिन अगर सोमवार है तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? अगर ये अंतिम दिन शुक्रवार है तो पहला दिन क्या होगा? शनिवार होगा। तो इस तरह से इसका अंतिम दिन क्या होगा? तो यहां से यहां तक का ड्यूरेशन फिर कितने का है? 100 का है। इसका विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। तो अगर हम शनिवार से 5 दिन चलते हैं तो इसका अंतिम दिन ज्ञात किया जा सकता है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब अगली सदी में चलते हैं, 2001। अगर अंतिम दिन यहां बुधवार था तो इसका पहला दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब इसका अंतिम दिन क्या होगा? विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। अगर हम 5 दिन विषम दिन चलते हैं बृहस्पतिवार से तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार हुआ। अब अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? अगली शताब्दी का पहला दिन हो जाएगा मंगलवार। अब इससे देखिए, ये 100 वर्ष का विषम दिन 5 है, दूसरे 100 वर्ष का विषम दिन 5 है, इस 100 वर्ष का विषम दिन 5 है, लेकिन अंतिम 100 वर्ष का विषम दिन कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि ये 400वां वर्ष अधिवर्ष होता है। तो अगर हम मंगलवार से 6 दिन चलते हैं तो आपको प्राप्त क्या होता है? संडे प्राप्त होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम किसी शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अगर इसके आधार पर हम देखें तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है? तो आपको फर्स्ट में क्या मिला? सोमवार। यहां फर्स्ट में क्या मिला? शनिवार। यहां पर क्या मिला? बृहस्पतिवार। यहां पर क्या मिला? मंगलवार। अर्थात आप देख रहे हैं किसी शताब्दी के प्रथम दिन आपका क्या मिल रहा है? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। अंतिम दिन क्या मिलेगा? शुक्रवार, बुधवार,
सोमवार और रविवार। तो अगर इस सारणी पर नजर रखें तो हमें पता चल रहा है कि सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी के फर्स्ट एंड लास्ट अर्थात प्रथम और अंतिम दोनों में आता है, और इसको छोड़कर शेष जो प्रथम में आता है वो अंतिम में नहीं आता है, जो अंतिम में आता है वो प्रथम में नहीं आता है। अर्थात अब आप लोग ध्यान दें कि हम अगर इतना बड़ा डायग्राम ही बनाएं तो इसलिए कि कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन होता है और कौन अंतिम दिन होता है, कैसे होता है, ये ज्ञात करने का तरीका है। लेकिन अगर नॉर्मली आपको याद करना हो कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से दिन पड़ते हैं और किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से पड़ते हैं, तो इस आधार पर अगर हम एक दूसरा लिस्ट बना लें, फर्स्ट एंड लास्ट, अगर हम इनको क्रम से ध्यान में रखें, क्रम से अगर सारणी पर नजर रखकर क्रम को ध्यान में रखें, तो हमने देखा कि सोमवार एक ऐसा दिन है जो दोनों में है। सोमवार एक ऐसा दिन है जो दोनों में है। सोमवार के बाद मंगलवार को अगर हम फर्स्ट करते हैं तो बुधवार को लास्ट करते हैं, बृहस्पतिवार को अगर हम फर्स्ट करते हैं तो शुक्रवार को लास्ट करते हैं, शनिवार को अगर हम फर्स्ट करते हैं तो रविवार को हम लास्ट कहते हैं। बड़े आराम से हम याद भी कर सकते हैं इसको, या तो अगर आप चाहें कि क्यों होता है तो इस टेबल से देख सकते हैं, नहीं तो याद करना चाहें तो बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, सोमवार दोनों तरफ, मंगलवार फर्स्ट, बुधवार लास्ट, बृहस्पतिवार फर्स्ट, शुक्रवार लास्ट, शनिवार फर्स्ट, रविवार लास्ट। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी शताब्दी के प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार होता है, जबकि किसी शताब्दी के अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। तो ये 100, 200, 300 और 400 वर्षों के विषम दिन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है। अब विषम दिन की अवधारणा में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान दें तो अब तक के विषम दिन की अवधारणा में साधारण वर्ष, लीप वर्ष, और इन साधारण और लीप के आधार पर एक वर्ष से बड़ी कोई भी इकाई हो, 100, 200, 400, 600, सबका विषम दिन हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो विषम दिन ज्ञात करने की इकाई है वो वर्ष से छोटी है। वर्ष से छोटी का आशय है माह। तो आपको पता है कि आपके कैलेंडर में 28, 29, 30 या 31 दिन का महीना होता है। तो अगर इन महीनों का विषम दिन अगर आपको ज्ञात करना है तो विषम दिन ज्ञात करने का क्या सूत्र है? 7 का भाग देना। तो अगर आपका कोई महीना 28 दिन का है तो 7 का भाग देंगे तो विषम दिन 0 आएगा। 29 का है तो 7 का भाग देने पर विषम दिन 1 आएगा। 30 का है तो 7 का भाग देने पर विषम दिन 2 आएगा, और 31 का है तो 7 का भाग देने पर विषम दिन 3 आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि महीनों में विषम दिन, महीनों में विषम दिन अगर 28 दिन का, फरवरी और 28 या 29 की होती है, अगर 28 दिन का महीना है तो विषम दिन आपका क्या होगा? विषम दिन आपका 0 होगा। अगर 29 दिन का महीना है तो विषम दिन 1 होगा। 30 दिन का महीना है तो विषम दिन 2 होगा। 31 दिन का महीना है तो विषम दिन 3 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो बड़े आसानी से है। हाँ, आसान है, लेकिन इसको हम इसलिए शो कर रहे हैं कि इसके आधार पर अभी तक आपने जिस इकाई का भी विषम दिन निकाला है उसके आधार पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपने जरूर निकाला है। इस आधार पर यहाँ पर भी हम इनके आधार पर, इन विषम दिन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात करते हैं, और वो निष्कर्ष इस प्रकार से होगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के जो महीने होते हैं वो आपस में कहीं न कहीं समानता रखते हैं। तो कौन सा महीना किससे समानता रखता है, आइए हम इस विषम दिन के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं साधारण वर्ष के महीनों में विषम दिन। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में या लीप वर्ष का पहला महीना क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको पता है साधारण वर्ष है जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। अब आपको पता है कि साधारण वर्ष के जो महीने हैं हर महीने में कितने दिन होते हैं, इसके आधार पर अगर हम इसका विषम दिन लिखना चाहें तो इसका विषम दिन 3, 0, 3, 2, 3, 2, तो मित्रों इसके पहले हमने एक प्रश्न आपको बताया था कि कौन सा वर्ष पुनः कब प्रयोग में लाया जाता है। तो उसके लिए आपने बेसिक रूल आपने बनाया था कि जिस वर्ष को समानता में दिखाना हो वहां से विषम दिन को जोड़िए, जब 7 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो उसके तुरंत बाद वाला वर्ष समानता रखता है। उसी आधार पे हम यहाँ भी देखेंगे कि साधारण वर्ष में कौन सा महीना किस महीने से समानता रखता है। तो अगर इनका विषम दिन हमें ज्ञात है, इस विषम दिन के आधार पर इन विषम दिनों को जोड़ेंगे, जब 7 या 7 का गुणज प्राप्त होगा तो उसके तुरंत बाद वाला महीना दिए गए महीने से समानता रखता है। जैसे जनवरी को देखना है, अगर जनवरी को समानता लानी है तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21। आपने देखा कि सितंबर तक इन विषम दिनों को जोड़ने पर योगफल 21 प्राप्त हुआ, जो कि 7 का गुणज है। इसके पहले 7 या 14 नहीं प्राप्त हुआ था। तो इस आधार पर अगर यहाँ 21 प्राप्त होता है तो सितंबर के बाद वाला महीना कौन सा है? अक्टूबर है। इस तरह से आप कह सकते हैं जनवरी किससे लैप करेगी? अक्टूबर से लैप कर जाएगी। अब देखें फरवरी 28 दिन की है, इसका विषम दिन 0 है, ये तत्काल फरवरी मार्च से लैप कर जाएगी। अब देखें मार्च किससे करता है? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, अर्थात अक्टूबर तक करा। उसके बाद क्या है? नवंबर है। तो फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समानता रखते हैं। आइए अप्रैल का देखते हैं। 2, 3, 5, 2, 7। अप्रैल समानता रखता है जुलाई से। मई को देखते हैं। 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, अर्थात दिसंबर के बाद अगले साल जनवरी से लैप करेगा, अर्थात इस महीने में किसी से लैप नहीं करेगा। जून 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, जून भी नहीं करेगा। अगस्त 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, अगस्त भी नहीं कर रहा है। सितंबर 3, 2, 5, 2, 7, सितंबर जो है वो दिसंबर से लैप कर रहा है। तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जनवरी किसके समानता रखती है? अक्टूबर से समानता रखती है। फरवरी, मार्च और नवंबर एक दूसरे से समानता रखते हैं। अब आप कहेंगे कि फरवरी में 28 ही होता है, मार्च में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है। तो जहां तक जिसके पास जो है वहां तक समानता रखता है, उसके बाद नहीं है तो नहीं होगा। इसके बाद अप्रैल बराबर होता है जुलाई के, सितंबर बराबर होता है दिसंबर के। तो अब इस निष्कर्ष के आधार पर हम कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे 15 जनवरी 2007 को मंगलवार हो, 15 जनवरी 2007 को मंगलवार हो, तो 15 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है कि
किसी साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर बिल्कुल समान होती है, तो अगर बिल्कुल समान होती है तो जनवरी में जिस तारीख को जो दिन होगा अक्टूबर में उस तारीख को वही दिन होगा, अर्थात इसका आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहे 12 नवंबर 2009 को शनिवार हो तो 12 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है मित्रों कि किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर बिल्कुल सेम होते हैं। तो नवंबर में किसी भी तारीख को जो दिन होगा फरवरी में उस तारीख को वही दिन होगा, अर्थात शनिवार होगा। तो इस आधार पर हम साधारण वर्ष के जो महीने आपस में समानता रखते हैं, उस आधार पर अगर कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो प्रश्न पढ़ने के 2 सेकंड के बाद हम उसका तत्काल जवाब दे सकते हैं। इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं कि अधिवर्ष के महीनों में विषम दिन में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको पता है कि अधिवर्ष और साधारण वर्ष में अंतर ये होता है कि साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, जबकि अधिवर्ष में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। तो यहाँ पर हम 28 की जगह 29 करते हैं तो यहाँ विषम दिन कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर विषम दिन 1 प्राप्त हो जाएगा तो इस विषम दिन 1 के आधार पर कई महीनों की जो समानता है वो आपस में बदल जाएगी। तो किस प्रकार से बदलती है आइए देखते हैं। अब आप हेडिंग दें अधिवर्ष में विषम दिन। सॉरी, अधिवर्ष के महीनों में विषम दिन। तो आपको पता है कि अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 28 की जगह 29 हो जाएगी। तो यहाँ विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ विषम दिन 1 हो जाएगा तो जो इस समानता की स्थिति है थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी। तो आइए अब जनवरी की देखते हैं। जनवरी 3, 1, 4, 3, 7, यहां तक आपको 7 में 3, 1, 4, 3, 7 कहां तक, मार्च तक मिला। इसका मतलब जनवरी किससे लैप कर जाएगी, अप्रैल से कर जाएगी। अब अप्रैल को देखिए 2, 3, 5, 2, 7, अप्रैल किससे लैप कर रहा है, जुलाई से कर रहा है। अब जुलाई को देख ले 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, किसी से नहीं कर रहा है। फरवरी को देखिए 1 और 3, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, अर्थात फरवरी आपकी अगस्त से समानता रखती है। मार्च को देखें तो मार्च 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, सॉरी 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, अर्थात मार्च जो है वो आपकी नवंबर से। मई आपकी किसी से लैप नहीं करती, जून किसी से नहीं करता, सितंबर आपका दिसंबर से करेगा 2, 3, 5, 2, 7, अक्टूबर आपका किसी से लैप नहीं करता है। तो इस आधार पर अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो अधिवर्ष में जो महीने आपस में समानता रखते हैं, जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई, फरवरी बराबर अगस्त, मार्च बराबर नवंबर, सितंबर बराबर दिसंबर। तो आप देख रहे होंगे कि साधारण वर्ष और अधिवर्ष में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो इस आधार पर अगर ये निष्कर्ष आपको ज्ञात हो तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार के जो आपस में समानता रखते हैं ऐसे प्रश्नों का जवाब हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं।
15 जनवरी 2008 को रविवार हो तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा दिन? तो आप कह सकते हैं कि 2008 लीप वर्ष है। अगर 2008 लीप वर्ष है तो इसकी 15 जनवरी है और ये क्या है? जुलाई है। तो आपको पता है कि किसी लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई आपस में समान होते हैं। तो अगर आपस में समान है तो डेट समान है, तो यहाँ पर दिन भी क्या होगा? समान होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? संडे होगा। तो इस आधार पर किसी भी प्रश्न में जो इस तरह के हों कि दिया गया महीना आपस में समानता रखते हैं, तो उसके ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तत्काल दे सकते हैं। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कुछ प्रश्न आपके पास ऐसे भी होते हैं जो आपस में समानता नहीं रखते हैं, और जो आपस में समानता नहीं रखते हैं उन प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे? इन सब के लिए अभी तक हम लोग विषम दिन की जो अवधारणा ज्ञात किए हैं, अर्थात हर प्रकार की कैलेंडर की इकाई के विषम दिन ज्ञात किए हैं, उसको उपयोग में ला करके हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को जो आपस में समानता रखते हैं या जो भी नहीं भी रखते हैं, उन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।